नमस्कार। आज फिर से हम लोग, मैं वीरेंद्र शर्मा, आज हम लोग कार्यपालिका संविधान पढ़ रही थी प्रारंभिक परीक्षा का। वहाँ पर हमने कार्यपालिका का एक लाइव वीडियो देख लिया था, जहाँ पर मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से बताया था। आज हम बाकी कार्यपालिका का सेक्शंस देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बात और आप लोग ध्यान रखें, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल हैं या प्री के सवाल हैं, वो आपको यहाँ से लगभग पीसीएस के एग्ज़ाम्स में लगभग सारे सवाल मिल जाएंगे। हाँ, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में कुछ फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कैग पर सवाल पूछ लिया या और किसी टॉपिक पर सवाल पूछ लिया। तो जो फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं वो वहाँ पर आपको इस वीडियो से आपको प्राप्त होंगे, या इस प्रकार का जो प्रारंभिक परीक्षा का वीडियो है वहाँ से आपको इन सवालों का जवाब मिलेगा। आगे बढ़ेंगे आज की वीडियो पे। आज हम बात करेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। पहले कॉमन सी बात देखेंगे, जिससे फिर उसके बाद मैं आपको स्लाइड डिक्टेट कर दूंगा। इसको हम कैग भी कहते हैं, CAG। CAG का मतलब हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मुख्य परीक्षा में भी अभी हाल ही में जो यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा हुई थी, वहाँ पर भी इस पर सवाल पूछा गया था। यहाँ पर इसके नाम से आपको स्पष्ट होगा, यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं। एक चीज़ दी गई है कंट्रोलर और एक चीज़ दी गई है ऑडिटर, लेकिन यहाँ पर ये कंट्रोलर की भूमिका नहीं निभाता। यानी इसका जो नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर का मतलब हो गया नियंत्रक, ऑडिटर का मतलब हो गया महालेखा परीक्षक। तो ये ऑडिटर की भूमिका तो निभाता है, लेकिन ये कंट्रोलर की भूमिका नहीं निभाता है। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो आर्टिकल 148 से 151 तक में दिया गया है, ये किसी प्रकार से कंट्रोलर की भूमिका में नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर है, ये कंट्रोलर की भूमिका में नहीं है, ये एक प्रकार से केवल ऑडिटर की भूमिका में है। आगे बात करेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। जैसे अगर इसका हम सामान्य परिचय देखें, कि अगर इसकी हम नियुक्ति की बात करें, इसको कुछ सेक्शंस हम लोग देखेंगे। नियुक्ति, पदावधि, इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है और इसके कार्य क्या है। इसके कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वैसे सेंट्रल लेवल पर जितने भी संवैधानिक पद हैं, सबकी नियुक्ति को करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ पर भी इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। लेकिन अब यहाँ पर अब आपको अगर मेंस परीक्षा में यहाँ पर सुझाव देना हो, तो यहाँ पर आप कह सकते हो एक प्रकार की समिति बनाई जाए, एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें पीएम हो, विपक्ष का व्यक्ति हो, एक आध न्यायिक व्यक्ति हो। तो इस प्रकार से ये एक ऐसा सुझाव है जो पूछे जाते हैं कि आप इस संदर्भ में क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो एक ऐसा सुझाव है जो लगभग प्रत्येक संवैधानिक पद के संदर्भ में लागू होता है। इसको आप अपने प्रत्येक मेंस के क्वेश्चंस का जब आंसर लिखेंगे इस प्रकार के, तो वहाँ पर एक ऑटोमेटिक आपको ये डालना ही पड़ेगा और डालना चाहिए, जिससे कि आपका आंसर कॉन्क्रीट हो। तो हम बात कर लेते हैं इसकी नियुक्ति की। तो इसकी नियुक्ति आपने देखा, इसकी नियुक्ति
प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर हम इसका कार्यकाल देखें, ये कितने समय के लिए कार्य करता है, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले का यहाँ पर मतलब है, अगर मान लो कोई व्यक्ति 55 साल में अगर कैग बनता है तो 6 साल यानी 61 साल में वो रिटायर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 62 साल में कैग के पद पर नियुक्त होता है तो 65 पर वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर अगर 5 साल आप इसमें अगर ऐड करेंगे, 6 साल इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ये 68 हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी उम्र पहले हो रही है तो ये 65 में रिटायर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ये 65 साल तक बैठेगा तो इसका कार्यकाल 10 साल हो जाएगा। यानी जो भी इसमें पहले हो जाए उस प्रकार से हम लोग कैग का कार्यकाल देखते हैं। अब कैग को हटाया कैसे जा सकता है? हटाने की प्रक्रिया क्या है? एक, इसकी मृत्यु हो जाए, इसका कार्यकाल कंप्लीट हो जाए, या ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दे। और इसके संदर्भ में महाभियोग की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। इसको उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, यानी कि दोनों सदनों में प्रस्ताव लाया जाएगा और इस प्रस्ताव का जो आधार होगा वो आधार होगा साबित कदाचार व असमर्थता। यानी इस पर जो प्रस्ताव का आधार है वो आधार है साबित कदाचार व असमर्थता के आधार पर इसे हटाया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखनी होगी। अभी तक मैंने आपको जो बताया है कैग के बारे में जो बताया, इसकी नियुक्त राष्ट्रपति करता है और इसका कार्यकाल 6 या 65 साल तक होता है। इसको हटाने की जो प्रक्रिया दी गई है, या तो अपना ये त्यागपत्र दे दे या इसका कार्यकाल पूरा हो जाए, या इसको महाभियोग से हटाया जा सकता है। संविधान में कुछ ही पद है जिन पर महाभियोग लगता है, जैसे एक प्रेसिडेंट का पद हो गया, जुडिशरी में पद हो गए, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के कैग का पद हो गया, और क्या कहते हैं यहाँ पर, तो और एक आध पद और होगा। जो कुछ ही पद हैं जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन प्रक्रिया में थोड़ा बहुत अंतर है। तो मैंने आपको बताया कैग में क्या होगा, इसमें 2 ही आधार पर हटाया जाता है, या तो कदाचार हो जाए, कदाचार का मतलब होता है बुरा आचरण, या कैग अपने कार्य को करने में क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इस पर महाभियोग लगाने का आधार बनता है और महाभियोग के आधार पर कैग को यहाँ पर CAG को हटाया जा सकता है। अगर इसके कार्यों की बात करें कि कोई भी संवैधानिक पद अपने कार्यों के लिए ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर इसके हम कार्यों को देखें तो अगर हम कैग के कार्य देखें तो कैग के कार्य क्या क्या हैं, तो सबसे पहले ये जनता का मुनीम है। मुनीम समझ में ना आए तो एक प्रकार से ये जनता का क्या है, CA है। CA है का मतलब क्या हो गया, ये जितने भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हैं और स्टेट गवर्नमेंट हैं, इनके जो अकाउंट हैं, ये इनके अकाउंट की क्या करता है, जांच करता है। और इनके अकाउंट की जांच करेगा और जो ये रिपोर्ट बनाएगा, जांच करने के बाद जो ये रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट को क्या करता है, उस रिपोर्ट को ये राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को क्या करेगा, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में क्या करेगा, रखवाएगा। तो बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी। जो कैग है, जो CAG है, तो CAG की बात समझ में आई होगी आपको। देखेंगे इसकी स्लाइड देखेंगे, इसमें लिखा हो नियंत्रण महालेखा परीक्षक समस्त वित्तीय, अगर इसके कार्यों की बात करें, समस्त वित्तीय में संघ व राज्य का नियंत्रण करता है, कंट्रोल। नियंत्रण यहाँ पर थोड़ा अप्रोप्रिएट शब्द नहीं है, इसको थोड़ा सुधार लें, यहाँ पर हो जाएगा इसकी ऑडिट करता है। और भीमराव अंबेडकर ने CAG को सबसे महत्वपूर्ण पद बताया, तो ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
और सीएजी आपका राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, सीएजी राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अगर इसकी पदावधि देखें तो आपको बताया इसकी पद ग्रहण करने की तारीख के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर यह अपना पद रिक्त करना होगा। मैंने आपको बताया था ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, और इसको साबित कदाचार व समर्थता के आधार पर दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। सीएजी राष्ट्रपति को संबोधित अपने लेख के द्वारा भी, लेख का मतलब यहाँ पर त्याग पत्र, रेजिग्नेशन लेटर के द्वारा भी अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगर इसके हम कार्यों की बात करें, वेतन की बात करें, इसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है और ये सेवानिवृत्त के पश्चात कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। इसका मतलब है कि सीएजी बगैर किसी लोभ लालच के काम कर सके, सीएजी ईमानदारी से काम कर सके, इस वजह से इस प्रकार के प्रावधान यहाँ पर जोड़े जाते हैं। और इनके कार्यों का प्रश्न है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यह संघ सरकार, राज्य सरकार के लेखाओं की जांच करेगा तथा ये अपनी रिपोर्ट क्या करता है, राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को क्या करता है, संसद में रखवाता है। अब एक कमेटी होती है, संसदीय समिति है, इसका नाम है पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। उसके लिए इसकी रिपोर्ट क्या होती है, उसके लिए इसकी रिपोर्ट मार्गदर्शक का कार्य यहाँ पर करेगी। तो यहाँ पर बात आपको समझ में आई होगी। कैग के संदर्भ में जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। आगे देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली में भारत में प्रधानमंत्री प्रणाली अपनाई गई है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री प्रणाली में क्या होता है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद सामान्यतः चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, और इसमें जो मेजॉरिटी में आता है, जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, उसको पीएम बनाया जाता है। और पीएम की सलाह से आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है मंत्रियों की नियुक्ति होती है। मंत्रियों की नियुक्ति का मतलब हो गया प्रधानमंत्री जिसको जो भी पद देना चाहे उस प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों को उनके पदों का, उनके कार्यों का क्या करता है, बंटवारा करता है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न बनते हैं, आपकी क्लैरिटी के लिए आवश्यक है, उनको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे पहले यहाँ पर आपको ये बात सोचनी होगी, भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होता है ना कि निर्वाचित। निर्वाचन सांसद के तौर पर होता है। कोई भी व्यक्ति जो 25 साल से अधिक उम्र का है, 30 साल से अधिक उम्र का है, तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, भले वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो। बस 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता को ग्रहण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अधिकांश लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भारतीय संविधान के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है कि निर्वाचन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, वो प्रावधान आर्टिकल 75 में दिया गया है। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मैं आपको बता चुका हूँ। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति की सलाह से क्या होता है, राष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनको कार्यों का बंटवारा करता है। ये सारी व्यवस्था आर्टिकल 75 में दी गई है, तो इसको आप याद कर लें। अब आर्टिकल 74 भी बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर आर्टिकल जो 74 है, वह आर्टिकल 74 के द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति क्या हो जाती है, आर्टिकल 74 के द्वारा जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो एक प्रकार से रबड़ स्टाम्प के तौर पर हो जाती है। तो आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को रबड़ स्टाम्प के तौर पर निर्धारित करता है कि आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है
कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर क्या करेगा, यहाँ पर काम करेगा। तो यहीं पर एक चीज़ आप और देख लें या आपको और पता होनी चाहिए कि इस संदर्भ में 2 संविधान संशोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, एक 42वां संविधान संशोधन और एक 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन ने एक प्रकार से बाध्यता डाल दी राष्ट्रपति के ऊपर कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर कार्य करेगा। एक आर्टिकल जो संविधान संशोधन 44 है उसमें बोला गया कि एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। तो आर्टिकल संविधान संशोधन 44 के द्वारा जो चीज़ निर्धारित की गई वो प्रेजेंट टाइम में मान्य है, अर्थात आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर काम करेगा और वो दी गई सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखें या विशेष ध्यान दें। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना और अधिक महत्वपूर्ण है कि जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जो मंत्रिपरिषद होती है यानी मंत्रिपरिषद से मतलब सामूहिक जो मंत्रिपरिषद होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो बात यहाँ पर समझने का प्रयास करें, जो मंत्री हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी कारण से यहाँ पर आप एक चीज़ और समझने का प्रयास करें जो मैं इसको पहले बता चुका हूँ। इसी कारण से जो आपके विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव हैं वो लाए तो किसी भी सदन में जा सकते हैं, लेकिन लोकसभा में इनका गिरने या इनके पास होने या ना पास होने का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपने देखा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर लाए तो किसी भी सदन में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो लाए जाने का मतलब होता है वो लाए जाने का मतलब किस में होता है, वो लाए जाने का मतलब होता है आपके लोकसभा में, राज्यसभा में लाए जाने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा कुछ आर्टिकल और इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आर्टिकल 78 के 3 पार्ट हैं, तो उसको हम लोग बाद में जो हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे मेंस के एग्ज़ाम में। ये बेसिकली जो वीडियो हैं, आगे जो वीडियो आएंगे वो लगभग आपके सभी एग्ज़ामों के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे बीईओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो ऐसी मेरी कोशिश है कि आपको एक प्रकार से एक सभी का बेनिफिट्स हो। हाँ, जो हमारे डिटेल में वीडियो होंगे, जो हम एक डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, वहाँ पर वो सारे वीडियो आईएएस व पीसीएस की मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा के लिए ही मात्र इम्पोर्टेंट होंगे। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 78 इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के बीच जो आपस में जो बातचीत है वो किस प्रकार से एक दूसरे को संदेश भेज सकते हैं उसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 78 में। हम देख लें आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। सभी मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात कार्य करेंगे, यानी मंत्री क्या होगा, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वहीं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद में क्या संबंध है, मैंने आपको बताया आर्टिकल 78। आर्टिकल 74 मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ। 42वां संविधान संशोधन, 44, ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लें, नोट करें, जिससे कि कोई आपको। अब मंत्रियों की श्रेणी की बात करें तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के मंत्री हैं।
एक मंत्री होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक मंत्री होते हैं राज्य मंत्री, एक मंत्री होते हैं उप मंत्री। सबसे इम्पोर्टेंट कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको आप अमूमन देखते रहते हैं। आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे उप प्रधानमंत्री की। उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, ना उप प्रधानमंत्री, ना क्या कहते हैं आपके संविधान में इस प्रकार के पद की कोई चर्चा नहीं की गई है भारतीय संविधान में। लेकिन अभी तक भारत में 7 प्रधानमंत्री हुए हैं। ये आप लिस्ट है, इसको नोट कर लें, जिससे कि आपको जगह जगह चीज़ें ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। अब आगे बात करें। अब बात करेंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी को आप ऐसे समझ सकते हैं या ऐसे सीख सकते हैं, या महान्यायवादी के बारे में आप इस प्रकार से विचार कर सकते हैं, ये एक प्रकार से वकील होता है सरकार का। स्लाइड हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करें। एक प्रकार से सरकार का वकील होता है। जिस प्रकार मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसका कोई वकील है, कोई केस चल रहा है, और वो वकील उस व्यक्ति का पक्ष विभिन्न न्यायालयों में रखता है, उसी प्रकार से महान्यायवादी विभिन्न न्यायालयों में, भारत के किसी भी न्यायालय में ये पहुंच सकता है। संसद में, संसद की कमेटी में आदि में क्या रखता है? सरकार का आदि में क्या करता है? आदि में सरकार का पक्ष रखता है कि सरकार क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, इस प्रकार की बातें सरकार का पक्ष रखता है। तो एक प्रकार से तो सरकार का पक्ष रखता है, तो सरकार के पक्ष को ये मजबूत करेगा। और इसकी नियुक्त की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। वो राष्ट्रपति आपको पता है किसकी सलाह के आधार पर काम करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर। तो इसकी मैं आपका कार्यकाल की बात करूँ, इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता। वैसे आप समान रूप से 5 वर्ष कह सकते हो, लेकिन जो प्रोविज़न है, राष्ट्रपति इसे कभी भी हटा सकता है। ऐसा नहीं है ये बनने के बाद 5 साल तक रहेगा अगर लग रहा है, और ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र भी सौंप सकता है। यानी इसके लिए किसी प्रकार के महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं है। यानी इसके लिए महाभियोग जैसा जो कैग में है, महाभियोग जैसा कोई प्रावधान इसके लिए संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे बात आपको समझ में आ रही होगी, आर्टिकल 76 में है। और एक चीज़ पर ध्यान रखना, ये देश का प्रथम विधि अधिकारी है। यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसको आंसर लगा जाते हैं। इसकी नियुक्त राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो वेतन भत्ते होते हैं वो से मिलते हैं। और सदनों की संयुक्त बैठक में इसको सदन में बोलने का अधिकार है, सारी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, इसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये संसद में वोट नहीं डाल सकता, बाकी सारी कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। तो इसकी बातें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। बात क्लियर? आगे बात करेंगे उपराष्ट्रपति। अगर हम उपराष्ट्रपति के यहाँ पर थोड़ा बहुत पहले देखें, कार्य से चलें, तो उपराष्ट्रपति का एकमात्र कार्य है राज्यसभा का सभापतित्व, या राज्यसभा का क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और इसके अलावा उपराष्ट्रपति वही राष्ट्रपति की गैर हाजिरी में, यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या करता है? राष्ट्रपति का पद संभालता है। तो ये 2 प्रकार के इम्पोर्टेंट कार्य उपराष्ट्रपति के पास हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के पास ऐसा कोई काम नहीं है। और इसकी पदावधि की बात करें तो इसकी पदावधि 5 वर्ष होती है। उसके लिए जो योग्यताएं चाहिए, इसके लिए एज 35 ईयर। इसके अलावा वो योग्यताएं हैं जो राज्यसभा का सदस्य
इसकी बाकी वो योग्यताएं हैं जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती हैं। बाकी जैसे कि भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, विकृत चित्त ना हो, इस प्रकार की और योग्यताएं होती हैं। बाकी इसमें ऐसा और कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए। अब इसको हटाया कैसे जा सकता है? अगर इसको हटाने का प्रक्रिया देखें, इसका कार्यकाल पूरा हो जाए या ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे। यहाँ पर म्यूचुअल मैंने आप जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाया तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, या राज्यसभा संबंधित प्रस्ताव पास कर दे और लोकसभा जिससे सहमत हो, यानी लोकसभा भी उसको पास कर दे। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित कर दे और लोकसभा से सहमत हो तो उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। अब निर्वाचन कैसे होता है? इसके निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा, इसके निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यानी इसमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल नहीं हैं, तो यहाँ पर सभी सदस्य भाग लेते हैं। जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल वही व्यक्ति भाग लेते हैं जो निर्वाचित हों, वही सांसद भाग लेते हैं जो निर्वाचित हों। यहाँ पर सभी सांसद भाग लेते हैं। तो निर्वाचन की प्रक्रिया वही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति। इस संबंध कुछ आर्टिकल हैं वो नोट कर लें जिससे कि ये आप सवाल कर सकें। तो इसको आप याद करें, इन सारे टॉपिक को नोट करें और इन सारे टॉपिक को आप क्या कहते हैं नोट डाउन करें और इन सारे टॉपिक को आप लिखें, किताब से भी पढ़ें और इनके सवाल लगाएं। यानी कि जो पिछले साल के सवाल हैं उनको लगाने का प्रयास करें जिससे कि आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट होता हुआ चले। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और अगर आपको लाइक नहीं करना है तो अनलाइक करें, डिसलाइक करें, और जो भी समस्या हो वो कमेंट करें जिससे कि चीज़ों को और बेहतर रूप से उपलब्ध कराया जा सके। और जैसे ही 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे वैसे ही लाइव क्लास चालू हो जाएगी। धन्यवाद।